नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है कृषि यानी एग्रीकल्चर की। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है दोस्तों कृषि यानी एग्रीकल्चर। दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से देश के कुल क्षेत्रफल के जो है 51% पर जो है कृषि की जाती है और देश की 54% जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है। याद रखें दोस्तों, यानी देश के कुल क्षेत्रफल के 51% पर जो है कृषि की जाती है और देश की 54% जनसंख्या जो है कृषि पर जो है आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है कहा जाता है दोस्तों, कृषि को जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि 54% जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है भारत में। याद रखेंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल के दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल के 100% पर जो है 51% पर कृषि, 4% पर चारागाह, 21% पर वन और 24% जो है दोस्तों क्षेत्र बंजर पड़ा है। याद रखें दोस्तों, यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये कुल 100% क्षेत्रफल है। इसमें से 51% पर कृषि की जाती है, 4% पर चारागाह है, 21% पर जो है दोस्तों वन पाए जाते हैं और 24% जो है दोस्तों बंजर पड़ी है। याद रखें दोस्तों, यानी 24% भूमि जो है बंजर पड़ी है। अब देखते हैं दोस्तों फसलों के प्रकार देखते हैं। फसलों के प्रकार दो भागों में विभाजित कर लेते हैं इसको दोस्तों, नकदी फसलें और खाद्य फसलें। नकदी फसलें क्या होती हैं दोस्तों, जिनको जो है बेचने के उद्देश्य से जो है उगाया जाता है उनको जो है नकदी फसलें जो है कहा जाता है। और खाद्य फसलें जिनको जो है घर में खाने के उद्देश्य से जो है जिनको उगाया जाता है उनको जो है खाद्य फसलें जो है कहा जाता है। जैसे अब नकदी फसलें देख लेते हैं। नकदी फसलें जिनका उत्पादन बाजार में बिक्री के लिए यानी बिक्री के उद्देश्य से जो है किया जाता है, जैसे उदाहरण गन्ना, तंबाकू और कपास और जूट। तो दोस्तों इनका उद्देश्य जो है, इन फसलों को उगाने का उद्देश्य जो है बाजार में बिक्री करने के लिए जो है इनका उत्पादन जो है किया जाता है। अब खाद्य फसलें जिनका उत्पादन जो है घर में खाने के उद्देश्य से जो है करते हैं, उदाहरण जैसे गेहूँ, धान जो है गेहूँ, धान, इनका उद्देश्य जो है दोस्तों घर में खाने के उद्देश्य से जो है करते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार दोस्तों, ऋतुओं के आधार पर जो है फसलों के प्रकार देख लेते हैं कि ऋतुओं के आधार पर फसलें। पहली है दोस्तों खरीफ फसल। खरीफ फसल को दोस्तों मानसून काल की फसल जो है कहा जाता है। वर्षा तापमान अधिक चाहिए दोस्तों, खरीफ की फसलों के लिए जो है वर्षा और तापमान जो है अधिक चाहिए। जून, जुलाई और अक्टूबर दोस्तों, जून जुलाई में जो है इनकी बुवाई की जाती है, अक्टूबर में जो है अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई की जाती है। उदाहरण धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंगफली, कपास, जूट, सोयाबीन, अरहर और मूंग। ये उदाहरण है दोस्तों खरीफ की फसलों के जो लिए दोस्तों अधिक वर्षा और अधिक तापमान की जो है आवश्यकता होती है। खरीफ की फसलों की बुवाई कब की जाती है? जून जुलाई में इनकी बुवाई की जाती है। कटाई कब की जाती है? कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई की जाती है। उदाहरण धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंगफली, कपास, जूट, सोयाबीन, अरहर और मूंग जो है इसके उदाहरण है खरीफ की फसलों के। अब देखते हैं दोस्तों रबी की फसलें देखते हैं। रबी ऋतु की फसल, इनको शीत ऋतु की फसल जो है कहा जाता है। बुवाई होती है दोस्तों इनकी अक्टूबर नवंबर में इनकी बुवाई की जाती है, मार्च अप्रैल में जो है कटाई की जाती है। उदाहरण क्या है दोस्तों? गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू और सरसों, ये सभी जो हैं रबी की फसलों के जो है उदाहरण है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, सरसों। बुवाई की जाती है दोस्तों इनकी अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में इनकी कटाई जो है की जाती है दोस्तों। अब आती है तीसरी जायद की फसलें जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है बोई जाती हैं। जायद की फसलें ग्रीष्म ऋतु में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है दोस्तों। जायद की फसलों के लिए जो है कम सिंचाई की जो है आवश्यकता होती है। इनकी बुवाई की जाती है अप्रैल मई में, इनकी बुवाई की जाती है और मई जून में जो है कटाई की जाती है। यानी ये कुछ ही दिनों में जो है तैयार हो जाती हैं, यानी बहुत कम समय की फसलें होती हैं जायद की फसलें। उदाहरण सब्जियां, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी वगैरह जो है ये सभी जायद की फसलों में जो है आती हैं। जायद की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं
यानी इनको जो है कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। अप्रैल मई में इनको बोया जाता है। अप्रैल मई में जो इनको बोया जाता है और मई जून में इनको काट लिया जो है जाता है। उदाहरण है दोस्तों सब्जियां, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी वगैरह, ये सभी जायद की फसलों के उदाहरण हैं। अब देखते हैं दोस्तों कौन सी फसलें जो हैं किस राज्य में सर्वाधिक जो है उगाई जाती हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। फसल और राज्य। सब्जियां दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में पहले ना सब्जियां उगाने में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। गेहूँ पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, पर हेक्टेयर में जो है पंजाब राज्य है। धान उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। कुल खाद्य फसलों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कुल दलहन फसलों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। तिलहन में मध्य प्रदेश, गन्ना में दोस्तों उत्तर प्रदेश, जूट या पटसन में पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों सब्जियां उत्पादन में जो है पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर आता है पश्चिम बंगाल। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश और पंजाब, यानी पर हेक्टेयर की बात की जाए तो पंजाब पहले स्थान पर है और पर हेक्टेयर की बात नहीं की जाती है तो उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। धान के मामले में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश, कुल दलहन में दोस्तों मध्य प्रदेश, तिलहन में मध्य प्रदेश, गन्ना में उत्तर प्रदेश, जूट या पटसन में पश्चिम बंगाल और चाय में जो है असम। याद रखेंगे। कॉफी दोस्तों कॉफी उत्पादन में जो है कर्नाटक पहले स्थान पर है। जो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। रबर, मसाले और नारियल उत्पादन में पहले स्थान पर है केरल राज्य है। कपास उत्पादन में गुजरात राज्य है। सरसों में राजस्थान राज्य है। मक्का में दोस्तों कर्नाटक राज्य है। मूंगफली में गुजरात राज्य है। तंबाकू में आंध्र प्रदेश राज्य है। तो ये सभी फसलें जो हैं ये क्रमानुसार जो है दी गई हैं कि कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है इन फसलों को उगाने में। कृषि से संबंधित क्रांतियाँ दोस्तों कृषि से संबंधित क्रांतियाँ देख लेते हैं, यानी कौन कौन सी क्रांतियाँ जो है किन किन फसलों से जो है संबंधित है। हरित क्रांति विश्व में शुरुआत हुई थी दोस्तों। विश्व में जो है शुरुआत की गई थी मैक्सिको से जो है शुरुआत की गई थी। यूएसए के एक दो वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग ने जो है मैक्सिको में जो है अपने शोध जो किए थे, इसी कारण जो है हरित क्रांति की जो है शुरुआत की गई थी। विश्व में मैक्सिको से जो है शुरुआत की गई थी। नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का जो है पिता जो है कहा जाता है और शांति के क्षेत्र में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है मिला था 1970 में। याद रखें दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है और इनको जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1970 में। 1960 में दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। तो दोस्तों 1960 में जो है भारत में हरित क्रांति की जो है शुरुआत की गई थी। पंजाब में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। औपचारिक रूप से जो है भारत में 1966 से 67 में जो है शुरू हुई थी। भारतीय हरित क्रांति के पिता जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जो है कहा जाता है। सर्वाधिक वृद्धि जो है गेहूं एवं धान में जो है देखने को मिली थी। याद रखें दोस्तों 1960 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है हुई थी पंजाब में। औपचारिक रूप से जो है भारत में 1966 यानी 67 में जो है शुरुआत हुई थी। भारतीय हरित क्रांति के पिता जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। सर्वाधिक वृद्धि जो है गेहूं एवं धान में जो है देखने को जो है मिली थी। अब देखते हैं दोस्तों श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति यानी इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जो है जानते हैं। दुग्ध उत्पादन से जो है संबंधित है। जनक है इसके डॉक्टर वर्गीज कुरियन। याद रखेंगे श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है मनाया जाता है। याद रखें दोस्तों यानी डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर जो है 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है मनाया जाता है। 1970 में एनडीडीबी यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा जो है शुरुआत की गई थी। याद रखें दोस्तों एनडीबी द्वारा जो है शुरू की गई थी। 1965 में जो है इसकी शुरुआत जो है की गई थी। कहाँ पर? गुजरात में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। याद रखें दोस्तों यानी 1970 में जो है एनडीडीबी के द्वारा जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की शुरुआत जो है की गई थी। 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी गुजरात राज्य में। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। उत्तर प्रदेश दूध में जो है प्रथम स्थान पर है। याद रखें दोस्तों भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और भारत में भी जो है दोस्तों कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर आता है दूध उत्पादन में। याद रखेंगे
अब देखते हैं दोस्तों नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन यानी जिन फसलों से जो है तेल जो है निकाला जाता है। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से जो है संबंधित है। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति फल एवं बागवानी से। काली या कृष्ण क्रांति दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। याद रखेंगे। इंद्रधनुष क्रांति जो है संपूर्ण कृषि विकास से जो है संबंधित है। याद रखें दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति जो है संपूर्ण कृषि विकास से जो है संबंधित है। एपीकल्चर दोस्तों मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम के कीट का पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर मछली उत्पादन से मछली पालन से। विटीकल्चर अंगूरों की खेती से संबंधित है। वर्मीकल्चर केंचुआ का पालन करने से। याद रखेंगे केंचुए का पालन यानी केंचुए की खेती करने से संबंधित है वर्मीकल्चर। किसान का मित्र जो है कहा जाता है केंचुए को। हॉर्टिकल्चर उद्यान एवं बागवानी से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से जो है संबंधित है फ्लोरिकल्चर। ओलेरीकल्चर दोस्तों ओलेरीकल्चर जो है सब्जियों की खेती से संबंधित है। याद रखें दोस्तों ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती से जो है संबंधित है। अब देखते हैं दोस्तों कृषि की विधियां। याद रखेंगे यानी कृषि की विधियां जो है देखते हैं। स्थानांतरित कृषि वनों एवं जंगलों को काट कर जो है जलाकर की जाती है 2 से 3 साल तक जो है फिर दूसरे स्थान पर जो है जाकर की जाती है। याद रखें दोस्तों यानी स्थानांतरित कृषि जो है वनों एवं जंगलों को काट कर और फिर उनको जलाकर जो है 2-3 साल तक जो है की जाती है और फिर दूसरे स्थान पर जो है जाकर की जाती है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जब वनों को काट कर जलाकर जो है उनको जलाकर जो उनका अपशिष्ट पदार्थ जो है यानी उनका जो है ह्यूमस वगैरह जो होता है उससे जो है मृदा जो है अधिक उपजाऊ होती है। इसी कारण जो है इनको इस प्रकार जो है वनों को काट कर वगैरह जो है ये कृषि जो है की जाती है। 2-3 साल तक इस कृषि को करते हैं। इसके बाद जो है जब मिट्टी की उर्वरता जो है कम हो जाती है इसके बाद जो है दूसरे स्थान पर जो है इसी प्रक्रिया को जो है दोहराया जाता है। अन्य दोस्तों इसको बुशफैलो अन्य नाम है इसके बुशफैलो काटो और जलाओ कृषि जो है इसको अन्य नामों से जाना जाता है। अब इसके पूर्वोत्तर भारत में जो है इसको झूम खेती के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड में बेबर खेती के नाम से। बस्तर क्षेत्र में दीपा के नाम से। आंध्र प्रदेश में पोंडू के नाम से। केरल में कुमारी के नाम से। राजस्थान में बत्रा के नाम से। तो ये अन्य नाम है इसके स्थानांतरित कृषि के। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों भारतीय कृषि खेती और पशुपालन। भारतीय कृषि में दोस्तों खेती एवं पशुपालन दोस्तों मिश्रित खेती जो है की जाती है। इसको जो है मिश्रित कृषि जो है कहा जाता है। जब एक से अधिक फसलों को जो है एक साथ बोया जाता है जैसे गेहूं प्लस सरसों तो इसको जो है दोस्तों मिश्रित कृषि जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं रोपण कृषि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि होती है। बड़ा क्षेत्रफल चाहिए और ज़्यादा श्रमिक और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उदाहरण चाय कृषि चाय कॉफ़ी नारियल गन्ना केला कपास और रबड़। दोस्तों रोपण कृषि में क्या होता है यानी रोपण कृषि जो है एक वाणिज्यिक कृषि होती है। इस रोपण कृषि के लिए जो है बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है और ज़्यादा श्रमिक है। जब ज़्यादा क्षेत्रफल होगा तो सीधी सी बात है ज़्यादा श्रमिक यानी मजदूरों की आवश्यकता होगी। अब ज़्यादा मजदूर होंगे तो अधिक पूंजी यानी अधिक खर्चा आएगा। उदाहरण चाय की खेती कॉफ़ी की खेती नारियल गन्ना केला कपास और रबड़ की खेती जो है रोपण कृषि में जो है की जाती हैं। गहन कृषि जो है सघन आबादी वाले क्षेत्रों में जो है की जाती है। अधिक श्रमिक व पूंजी द्वारा जो उत्पादन को जो है बढ़ाया जाता है और रासायनिक उर्वरकों का जो है प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों गहन कृषि में जो है क्या होता है गहन कृषि में होता है यानी सघन आबादी यानी घने क्षेत्रों में जो है की जाती है। अधिक श्रमिक व पूंजी द्वारा जो है उत्पादन को जो है बढ़ाया जाता है और इनमें रासायनिक उर्वरकों का जो है प्रयोग करते हैं। निर्वाह कृषि जमीन के छोटे टुकड़ों पर जो है होती है। परिवार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है खाद्य फसल को जो है उगाता है। यह खेती मानसून पर जो है निर्भर होती है। याद रखेंगे यह खेती जो है मानसून पर निर्भर होती है और सिंचाई व्यवस्था जो है उपलब्ध नहीं होती है। प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है। याद रखेंगे सर्वाधिक सिंचित फसल कौन से तो गन्ना और धान जो है सर्वाधिक सिंचित फसल है। याद रखेंगे दोस्तों यदि वार्षिक की बात की जाए तो दोस्तों गन्ना जो है अधिक सर्वाधिक सिंचित वाली फसल है क्योंकि गन्ना जो है दोस्तों वार्षिक फसल है और धान जो है
120 दिन में जो है तैयार हो जाती है। इसीलिए जो है गन्ने की फसल को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है देनी पड़ेगी, यानी दी जाती है। इसीलिए जो है गन्ना सबसे ज़्यादा मायने जो है रखता है सर्वाधिक सिंचित फसल में, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।